100 रुपए। आज भी जो 100 रुपए ही है, ना उसका कलर बदला, ना उसका साइज बदला, ना ही उस पर गांधी जी की फोटो। फिर भी आज से करीब 30 साल पहले जो 100 रुपए में मिलता था, आज उसके लिए शायद हमें 300 या 400 या 500 भी देने पड़ते हैं। और जब भी आप न्यूज देखते हो, एक लाइन जरूर सुनने को मिलती होगी, इंडिया रुपी फिर से गिर गया। लेकिन कभी किसी ने ये सोचा है ये रुपये गिरता कैसे है? क्या कोई इसे नीचे खींच रहा है? ये डॉलर इतना पावरफुल हो गया है। और सबसे शॉकिंग बात, इंडिया आज दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमीज में से एक है। इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। फिर भी $1 के लिए हमें 95 रुपीज क्यों देने पड़ते हैं? क्या इसका मतलब इंडिया गरीब है या कहानी कुछ और ही है? और अगर रुपये इसी तरह गिरता रहा तो इसका असर सिर्फ गवर्नमेंट पर नहीं बल्कि आपके पेट्रोल, मोबाइल फोन, फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन ट्रिप और आपकी सैलरी तक पर पड़ सकता है। तो आज हम 1947 से लेकर 2026 तक की पूरी जर्नी को देखेंगे और समझेंगे कि आखिर इंडियन रुपये कमजोर क्यों होता जा रहा है। तो सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल सवाल, न्यूज में जब आता है $1 = 95, 96 और ये वैल्यू बढ़ी रही है आजकल, तो इसका एक्चुअल मतलब होता क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि इंडिया गरीब है इसलिए डॉलर महंगा है, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास आईफोन है और मेरे पास एक नॉर्मल कीपैड फोन, और दोनों एक्सचेंज करते हैं तो ऑब्वियसली आईफोन की डिमांड ज्यादा होगी, इसीलिए उसकी वैल्यू भी ज्यादा है। करेंसी भी बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर काम करती है, जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। अब एक नया टर्म, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी से बदलने का रेट। जैसे अगर आज $1 95 रुपीज के आसपास है, तो इसका मतलब क्या है? अमेरिका का $1 खरीदने के लिए आपको 95 रुपीज देने पड़ेंगे। ये इंटरनेट का सबसे वायरल मिथ है कि 1947 में $1 ₹1 के बराबर था, लेकिन ये सच नहीं है कि 1947 में इंडिया नया इंडिपेंडेंट हुआ था। उस वक्त एक्सचेंज रेट आज की तरह मार्केट डिसाइड नहीं करता था। इंडिया अभी ब्रिटिश मॉनेटरी सिस्टम से बाहर आ रहा है, इसीलिए एग्जैक्ट कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। लेकिन 1950 के आसपास ऑफिशियल एक्सचेंज रेट था $1 = ऑलमोस्ट 4.76 रुपीज। अगर उस टाइम किसी इंडियन बिजनेसमैन को अमेरिका से $100 का मशीन खरीदना होता था तो उसे सिर्फ 476 रुपीज देने पड़ते। लेकिन आज वही $100 की मशीन लगभग 9,500 के करीब हो चुकी है। यानी मशीन की प्राइस तो सेम ही है, $100, लेकिन रुपये की वैल्यू की बदलने की वजह से इंडियन बायर को बहुत ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। अब सवाल, आखिर रुपये की जर्नी यहाँ से शुरू कैसे हुई? 1950s इंडिया एक नया देश था, फैक्ट्रीज बहुत कम थी, हैवी इंडस्ट्री लगभग ना के बराबर थी, टेक्नोलॉजी बाहर से आती थी, मशीन भी बाहर से आती थी, ऑयल भी बाहर से आता था। यानी इंडिया को बहुत सारा सामान बाहर से खरीदना पड़ता था। अब एक सिंपल सवाल, मान लो एक फैमिली हर महीने 50,000 कमाती है, लेकिन 70,000 रुपए खर्च कर देती है, तो क्या होगा? सेविंग्स तो कम होती जाएंगी या उधार लेना पड़ेगा। कंट्री के साथ भी बिल्कुल यही चीज होती है। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा होता है, मतलब कि हम सारा सामान बाहर से खरीद रहे हैं बेचने की सिवा, तो डॉलर्स बाहर चले जाते हैं और धीरे धीरे रुपये पर प्रेशर बढ़ने लगता है। अब हम पहुंचते हैं 1966। ये रुपये की हिस्ट्री का पहला बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस वक्त $1 = 4.76 से बाहर निकलकर लगभग 7.5 हो गया था। यानी सिर्फ एक डिसीजन में डॉलर लगभग 57% महंगे हो गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? उस समय इंडिया को लगातार प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। 1962 में चाइना के साथ वॉर हुई, 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुई। दो वॉर्स ने गवर्नमेंट का बहुत पैसा खर्च करवा दिया। ऊपर से 1965 और 66 में सीवियर ड्राउट आई, यानी बहुत कम बारिश हुई, फसल खराब हो गई, फूड शॉर्टेजेस हो गई और इंडिया को बाहर से अनाज भी इंपोर्ट करना पड़ गया। और इंपोर्ट्स के लिए डॉलर चाहिए थे, गवर्नमेंट के पास डॉलर्स कम पड़ने लगे। इसी वजह से 1966 में गवर्नमेंट ने रुपये की डिवैल्यूएशन की। सिंपल लैंग्वेज में, गवर्नमेंट खुद अपनी करेंसी की ऑफिशियल वैल्यू कम कर दे। इससे एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं और दूसरे देश हमसे ज्यादा सामान खरीद सकते हैं, लेकिन इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। यानी अगर पहले अमेरिका से $100 की मशीन 476 में आती थी, तो अब वही मशीन लगभग 750 रुपए में आने लगी, तो इस एक्सचेंज रेट बदलने की वजह से। ये इंडिया की रुपये की हिस्ट्री का पहला सबसे बड़ा झटका था, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 1991 ये साल इंडिया की इकोनॉमी के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि इंडिया के पास फॉरेन कंट्रीज को पेमेंट करने के लिए सिर्फ 2 या 3 हफ्तों के इंपोर्ट्स के बराबर फॉरेन करेंसी बची थी। यानी अगर उस समय इंडिया को ऑयल, मेडिसिन या मशीन्स इंपोर्ट करनी होती तो पेमेंट करने के लिए डॉलर ही नहीं बचे थे। 1991 में रुपये की वैल्यू गिरकर लगभग 25 रुपए हो गई, यानी कुछ ही समय में डॉलर लगभग 37% महंगा हो गया। सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि इंडिया को फॉरेन लोन लेने के लिए अपना गोल्ड रिजर्व गिरवी रखना पड़ा। ये सुनने में सिंपल लग रहा होगा, लेकिन उस वक्त पूरे देश के लिए ये बहुत इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि दुनिया को ये सिग्नल मिल गया था कि इंडिया फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रहा है धीरे धीरे। इसी क्राइसिस के बाद गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। सिंपल लैंग्वेज में, गवर्नमेंट ने बिजनेस को आसान करना शुरू कर दिया।
फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करने पर परमिशन मिल गई और कई अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस को भी हटा दिया गया। कंपटीशन बढ़ा, नई कंपनीज आई, जॉब्स बढ़ने लगी और धीरे धीरे इंडिया की इकोनॉमी तेजी से ग्रो करने लगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, इकोनॉमी ग्रो करने के बाद भी रुपी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब है डॉलर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, हर कंट्री अपनी करेंसी यूज करती है, तो फिर इंटरनेशनल ट्रेड में सब डॉलर ही क्यों यूज करते हैं? जवाब हिस्ट्री में ही छुपा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरा। उसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड था, सबसे पावरफुल इंडस्ट्रीज थी और सबसे स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम था। धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड ने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डॉलर यूज करना शुरू कर दिया। आज भी दुनिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का एक बड़ा हिस्सा यूएस डॉलर्स में रखा जाता है। इसीलिए जब भी किसी कंट्री को ऑयल खरीदना होता है, उसे पहले डॉलर्स खरीदने पड़ते हैं और इंडिया भी इससे अलग नहीं हो सकता। अब 24 फरवरी 2022 रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस लगभग $120 पर बैरल तक पहुंच गई। तो उस समय $1 76 से बढ़कर 82 पहुंच गया। अब एक और चीज, इन्फ्लेशन। सिंपल लैंग्वेज में जब समय के साथ चीजें महंगी होती जाएं तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन सिर्फ इंडिया में नहीं, हर कंट्री में होती है। लेकिन अगर किसी कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो तो उसकी करेंसी पर प्रेशर आ सकता है। इसलिए गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आरबीआई, जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है, ये डायरेक्टली डॉलर का रेट फिक्स करता है। लेकिन जब मार्केट में बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है तो आरबीआई अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का इस्तेमाल करके मार्केट को स्टेबल रखने की कोशिश करता है। 2026 के आसपास इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $700 बिलियन के आसपास रहे थे, रिकॉर्ड हाईस के करीब। ये दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व्स में से एक है। इसी वजह से आज इंडिया की पोजीशन 1991 जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आखिर इंडिया रुपये गिरता क्यों है? सिर्फ इसलिए नहीं कि इंडिया वीक है, बल्कि इसलिए कि करेंसी की वैल्यू पर एक साथ कई चीजें असर करती हैं। 1947 के बाद से लेकर आज तक रुपये की जर्नी सिर्फ नंबर की कहानी नहीं है, ये इंडिया की इकोनॉमी के बदलते हुए सफर की कहानी है। और जितना आप इस कहानी को समझेंगे उतना ही आप न्यूज, पेट्रोल की प्राइसेस और इकोनॉमी को एक नए नजरिए से देख पाओगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू।